दानिश भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। दानिश भाई आप ठीक हैं? बिल्कुल। जी बिल्कुल ठीक है। आपकी हॉबी कैसी चल रही है दानिश जी भाई? बिल्कुल ठीक चल रही है माशाल्लाह। आपने देखा है कि नए शेड में सारे शिफ्ट किए हैं तो माशाल्लाह बर्ड्स बहुत हैप्पी हैं। अच्छा दानिश भाई बताएं, ये कब से शौक कर रहे हैं आप? अली मैं ये शौक़ तकरीबन 8 साल से कर रहा हूँ। मुझे ये हॉबी शुरू किए 8 साल हुए। और किस बर्ड से आपने स्टार्ट लिया था? अली बेसिकली एक क्योंकि पिजन्स में बहुत ज़्यादा मुटेशंस हैं, बहुत ज़्यादा ब्रीड्स हैं। मुटेशन तो नहीं आप कह सकते, इसमें सब ब्रीड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो डिफरेंट चीज़ों से शुरू किया जाता है। जब इनिशियली बंदा कि कोई भी फ़र्द आता है ना इस हॉबी में, तो वो इसके कलर्स और इसकी डिफरेंट ब्रीड्स देख के ही अट्रैक्ट होता है। तो मैं बेसिकली ज़्यादातर अमेरिकन फैंटेल्स या इंडियन फैंटेल्स उसको बोलते हैं, तो मैं ज़्यादा उसमें काम करता हूँ और मैंने स्टार्ट भी उसी से किया था। और पाउटर्स, एक पाउटर्स ब्रीड होती है जो ग्लोब करती है, उसमें मैकपाई पाउटर्स होते हैं जो यहाँ फैल रहे हैं, जिनका मैकपाई एक इनकी स्पेसिफिक मार्किंग का नाम है। तो मैकपाई किसी भी ब्रीड में हो सकते हैं, लेकिन पाउटर्स में मैकपाई पाउटर्स से मैंने स्टार्ट लिया था। और अमेरिकन फैंटेल से, अमेरिकन फैंटेल भी कहती हैं, इंडियन फैंटेल भी कहती हैं, क्योंकि इसका ओरिजिन इंडियन था तो इसको इंडियन फैंटेल्स भी बोलते हैं। अच्छा, और आपके पास इस वक्त कितने पेड़ लगे हुए हैं? अली इस वक्त ये जो आप देख रहे हो ये 72 केजेस इसमें करेंटली हैं, और इसमें 20 केजेस और आने हैं, यानी 72 तो 92 हो जाएंगे। और फिर भी बर्ड्स उसमें बाहर ओपन फ्लाइट में भी हैं, और कुछ बर्ड्स मजबूरन दोस्तों के पास रखवाने पड़े। तो ये मेरे पास जो ऑलमोस्ट पेयर्स हैं वो 80 के करीब पेयर्स हैं। 80 के करीब पेड़ हैं। अच्छा दानिश भाई, एक थोड़ा सा बताएं, आप जैसे फैंसियर हैं, कुछ और जैसे पाकिस्तान में काफ़ी क्राइसिस रहते हैं, तो ये साइड बिजनेस के तौर पे कैसा बिजनेस है? देखो अली, कोई भी चीज़ जो होती है ना, वो सबसे पहले आपका पैशन होता है, उसके बाद प्रोफेशन होता है। अगर तो आप किसी भी चीज़ में अगर आप शौक़ रखते हो तो आप उसको साइड बिजनेस बना सकते हो। दो ये परमानेंट इनकम नहीं है। परमानेंट इनकम नहीं का भी मकसद ये नहीं होता कि ये कुछ देती नहीं है। परमानेंट इनकम नहीं होने का मकसद ये होता है कि इसमें कोई कंसिस्टेंट रेवेन्यू नहीं है। कुछ महीनों में ज़्यादा चिक्स निकल आएंगे, कुछ में कम निकल आएंगे, यानी आपको एवरेज आउट करना पड़ता है। और अगर तो ये आपका शौक़ है तो देखो, एक तो ये हॉबी है। हॉबी इटसेल्फ बहुत सी बुरी आदतों से बचाती है, क्योंकि हमारा माशरा इस वक्त टीवी की आदत भी है, उसमें आप बैठे रहते हो, खाते पीते हो, आपकी कोई एक्सरसाइज नहीं होती। तो ये तो सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि ये आपको नेगेटिव चीज़ों से बचाती है। दूसरा इसका मतलब नॉन फाइनेंशियल फ़ायदे में ये फ़ायदा है कि देखो, सबसे बुरी चीज़ इस वक्त जो दुनिया में है वो स्ट्रेस है। मतलब जो लाइफ है, अगर किसी की लाइफ पुरसकून गुजर रही है तो वो हैप्पी है, अगर वो स्ट्रेस लेता है तो वो हैप्पी नहीं है। तो ये जो शौक़ है ना, कोई भी शौक़, चाहे वो बजरीगार का हो, चाहे वो पिजन्स का हो, चाहे वो पीकॉक्स का हो, चाहे वो फिजेंट्स का हो, ये आपको स्ट्रेस में नहीं आने देते, आपको प्लेयर देते हैं, आपकी लाइफ में फ्यूल ऐड करते हैं। तीसरी, अगर फाइनेंशियल बेनिफिट देखें तो आप इसको एवरेज आउट कर सकते हो, क्योंकि पिजन एक ऐसी चीज़ है जिसने सारा साल ब्रीड करनी। दो बच्चों का ये क्लच देता है, और ये सारा साल ऑलमोस्ट देता है। आप बरसात में पेयर तोड़ते हैं 2-3 महीने के लिए, वो भी अगर यंग पेयर है वो चलता रहता है, लेकिन तोड़ इसलिए देते हैं कि बर्ड्स को भी रेस्ट की प्रॉपर ज़रूरत है। फिर उस पीरियड में उसकी मेडिकेशन और बाकी चीज़ों की तरफ तवज्जो दी जाती है, क्योंकि बरसात में परिंदा मोल्टिंग पे होता है और अपने पुराने पर ख़त्म करके नए लेकर आता है। तो ये एवरेज अगर देखी जाए तो ये एज ए साइड बिजनेस बहुत अच्छी चीज़ है। और साइड बिजनेस भी देखो, अगर आपका मेन काम चल रहा है तो साइड बिजनेस से कभी कम और कभी ज़्यादा पैसे भी आ जाएं तो आपको ये नहीं होता कि यार मेरा किचन कैसे चलेगा। तो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखो इट्सेल्फ शौक़ जो है उसको अपना खर्चा खुद पूरा करना चाहिए, क्योंकि हर जो इंसान है या हर कोई जो बंदा है
उसमें उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपनी सैलरी से या अपने किचन से पैसे शौक में डालता रहे। तो शौक इनिशियली आप स्टार्ट कर दें। अगर आपको नहीं बिजनेस करना तो कम से कम आपको उसको बढ़ाना तो है, आपको उसके एक्सपेंस तो पूरे करने हैं, आपको उसे सलीके से चलाना तो है। मेडिकेशन है, फीड है इसकी, उसके बाद वैक्सीनेशन है, सारा कुछ आपको पूरा करना है। तो मैं जो पर्सनली मैं इसको मतलब एज ए साइड बिजनेस और एज ए शौक बड़ा हेल्पफुल समझता हूँ, अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आप पूछो तो। अच्छा दानिश भाई, आपको सबसे ज़्यादा किस म्यूटेशन का शौक है? ये बेसिकली अली ये ब्रीड्स हैं, सब ब्रीड्स हैं पिजन्स की। म्यूटेशन जो है, म्यूटेशन तो एक डिफरेंट चीज़ है। म्यूटेशन तो किसी चीज़ में कोई नई चीज़ पैदा करने को, बनाने को म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन बनाने ये ज़रा पैरेट से डिफरेंट है। इसमें म्यूटेशन नई बनाने में 20-20 साल लग जाते हैं, क्योंकि ये सारी ये जितनी ब्रीड्स हैं ना, ज़्यादातर ये खुद बनाई हुई हैं। अगर जैकोबिन देखो तो वो भी खुद डेवलप किया हुआ है, लेकिन इनको डेवलप करने में 20-20 साल की वर्किंग लोगों को लगी। तो मुझे वैसे बेसिकली इंडियन या अमेरिकन फैंटेल जिसको बोलते हैं, इंडियन इसलिए साथ कह रहा हूँ कि कुछ लोग इंडियन कहते हैं, कुछ लोग अमेरिकन कहते हैं। ओरिजिन इसका इंडियन है। जब साइज़ बड़ा हुआ तो उसे लोग अमेरिकन फैंटेल्स कहने लग पड़े। तो मुझे शौक भी इसका ज़्यादा है, और मेरे पास 35 के करीब इसी के पेयर हैं। और मुझे मतलब लोग थोड़ा बहुत जो रिकग्नाइज करते हैं वो इसी ब्रीड में करते हैं, अमेरिकन फैंटेल्स में। अच्छा दानिश भाई, इसमें ये बताएं, अमेरिकन फैंटेल एक कितनी देर में ब्रीड के काबिल हो जाता है? देखो बेसिकली जब मैं हैचिंग से शुरू करता हूँ। अगर कोई बर्ड लेइंग करता है तो वो उसको 18 दिन में अंडे में से बच्चे निकल आते हैं। बच्चे जब निकलते हैं तो वो 40 दिन उसको खुद पालते हैं। दानिश भाई, इसमें ये बताएं कि आपके पास जैसे आपको 8 साल का एक्सपीरियंस है, मैक्सिमम आपने कितनी देर तक एक बर्ड की ब्रीड ली है? यार मेरे पास एक बर्ड था जो मतलब मैंने शुरू से तो नहीं रखा, लेकिन 2009 का एक बर्ड ब्रीड कर रहा था मेरे पास। 2009 का पिछले साल तक उसने ब्रीड किया। उसके बाद वो पेयर मैंने किसी दोस्त को दे दिया था। 2009 का मतलब आपको देख लो 2020 तक उसने ब्रीड किया, यानी 11 साल ब्रीड किया उसने। लेकिन अमूमन मतलब हम लोग कोशिश करते हैं 2005-06 से पुराना बर्ड ना लें। यानी कि एक बर्ड ऑलमोस्ट कोई 12-13 साल ब्रीड करता है। लेकिन इसकी इतनी देखो एक्सेप्शंस होती हैं। इसकी ज़्यादा एज जो लोगों की नज़र में कंसिडर की जाती है वो 11 साल 10 साल ही है, और उसमें भी जो हेल्दी एज है वो 4 से 5 साल ही कंसिडर की जाती है। उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, उसमें तो बहुत ज़्यादा ब्रीड भी आ जाती है, कुछ में नहीं आती। कई लोग ब्रीड इतनी लेते हैं, इतनी तेज़ लेते हैं, फॉस्टर करते हैं कि वो बर्ड 3 से 4 साल में ख़त्म हो जाता है। उसकी वजह ये है कि एक बर्ड को पूरी कैल्शियम चाहिए, उसको पूरे मिनरल्स चाहिए। उसके बाद उसने 40 दिन फीड करना है। इसका जो बच्चा है अंडे में से सेल्फ नहीं निकलता। देखो अगर मोर है, फिजेंट्स है, वो उनका जो बच्चा निकलता है वो खुद खाता है, इनको स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो इनकी हेल्थ पे बड़े नेगेटिव असरात पड़ते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रीड इनसे लेते हो। तो इसलिए एक पेयर से मैक्सिमम हम 3 से 4 क्लच की एवरेज ही पूरे साल की रखते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप लेते हो तो फिर आप नेचर से छेड़छाड़ कर रहे होते हो। परिंदों की एग्जीबिशंस होती हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़ काम कर रही हैं, एनजीओज़ हैं, तो पिजन्स में इसके हवाले से क्या हम लोगों ने सबने मिलके इस पे काफ़ी काम किया है। हमारे जैकोबिन एसोसिएशन जैकोबिन क्लब बना हुआ है। जैकोबिन क्लब में हमारे बहरीन से जो जज हैं वो जज करते हैं बर्ड्स को। उसमें स्टैंडर्ड पे काम होता है, उसमें फोरम बना हुआ है, उसमें सजेशंस दी जाती हैं, बर्ड्स के पॉइंट्स पे बात होती है और बर्ड की इम्प्रूवमेंट पे बात होती है। फिर फॉरेन जज आता है, वो हर क्लास में उसी तरह से जैसे तोतों में बर्ड्स आते हैं, इसमें भी हर क्लास और कलर में बर्ड खेलते हैं। ये तो जैकोबिन क्लब है जो कि हमारे डेवलप हो गया है, जिसमें जज आते हैं। इसके अलावा हमने फ्रिल बैग का एक क्लब शुरू किया है जिसमें
रिंग है, रिंग डाले जाते हैं, आगे एग्जीबिशन होगी, एग्जीबिशन जो शो होगा, और शो में उसमें भी इसी तरह ये एक एक ब्रीड को प्रमोट करने के लिए। उसके अलावा हमने लाहौर फैंसी पिजन एसोसिएशन बनाई हुई है, जो अपने लाहौर के दोस्तों को एक तो हॉबी को प्रमोट करने के लिए और दूसरा शौक थोड़ा सा डेवलप करने के लिए बनाई है। और एक दूसरे को फ़ायदा, ऑब्वियसली जब आप एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो सेल में भी फ़ायदा देते हैं, परचेज़ में भी फ़ायदा देते हैं, और मेडिकेशन सबसे ज़रूरी है क्योंकि इसलिए मेडिकेशन में भी एक दूसरे से जुड़े रहने से ही फ़ायदा होता है। तो हम लोगों ने लाहौर फैंसी पिजन एसोसिएशन बनाई है जिसमें हम मिलकर काम कर रहे हैं। तो हम इसको मतलब टुगेदर लेकर चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको आगे अल्लाह करे कि ये एक्सपोर्ट लेवल पे भी आएँ, पाकिस्तान में ब्रीडर्स का नाम इतना बढ़ जाए कि ये एक्सपोर्ट लेवल पे भी आएँ, क्योंकि हमारे मुल्क में मसला ही सारा ये है कि बर्ड से कोई भी बर्ड एक्सपोर्ट नहीं होता। जब उसकी सप्लाई बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम होती है तो प्राइसेस नीचे आ जाती हैं। तो अगर हम सब इनको एक्सपोर्ट लेवल पे लेने में कामयाब, ले जाने में कामयाब हो जाएं तो ये भी मसला हल हो जाएगा कि हमारी प्राइसेस जो हैं वो कम नहीं हुआ करेंगी, डिमांड कम नहीं होगी, इंटरनेशनली हमारी ब्रीड्स रिकॉग्नाइज होंगी। अच्छा दानिश भाई, थोड़ा सा ये बताएं कि इनकी फीड, इनके कैल्शियम्स जैसे बर्ड्स में होता है कि बर्ड का कैल्शियम होता है और बर्ड बहुत नाजुक जान है, ये कितना नाजुक जान है? अली बेसिकली देखो, हर ब्रीडर अपने तरीके से ब्रीडिंग लेता है, लेकिन इटसेल्फ परिंदा जो है, चाहे वो बजरीगार है, बजरीगार की देखो और किस्म की सेंसिटिविटी है, इसकी और किस्म की सेंसिटिविटी है। लेकिन कबूतर के बारे में भी यही कहा जाता है कि पहले दिन आप मेडिकेशन करते हैं तो ठीक है, दूसरे दिन बस चांस होता है, तीसरे दिन आप सोना भी खिला दोगे तो बर्ड नहीं बचेगा। क्योंकि बर्ड्स को आपने टाइमली रिकग्नाइज करना है कि ये बीमार है और बीमारी कौन सी है और उसे टाइमली दवाई देनी है। बाकी जहाँ तक वाइटामिन्स का और डाइट का ताल्लुक है तो डाइट हम इनको बहुत अच्छी देती हैं, जिसमें गंदम भी है, ज्वार भी है, चना भी है, सूरजमुखी भी है, बाजरा भी है, कुर्तम भी है, मोठ भी हैं, दालें भी हर किस्म की हैं, और सरसों भी है, भांग के बीज है, और मौसम के हिसाब से इनको चेंज करते हैं। जैसे सर्दी में हम सूरजमुखी नहीं डालते, सर्दी में हम मोठ नहीं डालते, गर्मी में हम सूरजमुखी नहीं डालते, गर्मी में हम मोठ नहीं डालते, सर्दी में हम सूरजमुखी और मोठ बढ़ा देते हैं क्योंकि गर्म होती हैं। बाकी अगर कैल्शियम और वाइटामिन्स हैं तो हमारी कोशिश होती है कि 7 में से 5 दिन इनको किसी ना किसी तरह से कैल्शियम सर्व हो, चाहे वो प्योर कैल्शियम है, चाहे वो किसी और वाइटामिन की सूरत में है। फिर हम इनको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे भी रखते हैं, जैसे लिवर टॉनिक हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक है जो कि इनके लिवर की फंक्शनैलिटी को बेहतर बनाते हैं, भूख में मौसर हैं। उसके बाद ये एंटीटॉक्सिन है, एंटीटॉक्सिन पानी की पीएच लेवल को कंट्रोल करते हैं ताकि वो उसमें टॉक्सिन बर्ड में ना हो जाए। फिर इस किस्म की हर्बल प्रोडक्ट भी यूज़ करते हैं जिससे फंगस से बचा जाए और बर्ड की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे। तो मतलब सारा साल ही ऑन एंड ऑफ इसको चलता रहता है। उसके अलावा फिर डीवर्मिंग है, डीवर्मिंग 3 महीने बाद करते हैं। वैक्सीन है, वैक्सीन का मुख्तलिफ पैटर्न है, कुछ वैक्सीन में 40 दिन वाली हैं, कुछ 6 महीने वाली हैं, कुछ साल वाली हैं। तो हर जो बंदा है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और जो उसको बेहतर लगता है वो वैक्सीन यूज़ करता है। अच्छा, डिवॉर्मिंग के लिए आप कौन सी मेडिसिन ज़्यादा प्रेफर करते हैं? देखो, डिवॉर्मिंग के लिए जो बेसिक साल्ट लोग यूज़ करते हैं वो अल्बेंडाजोल है। अल्बेंडाजोल अच्छा सॉल्ट है, लेकिन तरीकाकार यही है कि अगर आपने एक बार अल्बेंडाजोल से की है तो आप दूसरी बार एवरमेक्टन से यूज़ कर लें, एवरमेक्टन यूज़ कर लें। ऑक्सफेंडाजोल एक सॉल्ट अच्छा है, वो तीसरी बार यूज़ कर लें। तो हर किस्म के वर्म जो होते हैं वो हर किस्म की मेडिसिन से कवर भी नहीं होते। फिर बर्ड्स में भी अंदर आप जो एंटीबायोटिक या डिवर्मिंग की प्रोडक्ट बार बार देते हो ना, तो बर्ड भी अपने के ये जो जर्म्स होते हैं ये भी अपनी अंदर इम्यूनिटी बना लेते हैं उसके अगेंस्ट, वो फिर काम नहीं करते। तो इसीलिए एंटीबायोटिक और ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंज कर देने में हर्ज कोई नहीं है। बाज़ लोग जो हैं वो सिरका ज़्यादा यूज़ करते हैं, एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करते हैं, वो उससे भी डिवर्मिंग कर लेते हैं। लेकिन खैर डिवर्मिंग प्रॉपर चीज़ है, उसे प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। तो इसके लिए मेरी जो ज़ाती ये राय गलत भी हो सकती है या कोई इससे डिफ़र भी कर सकता है, लेकिन मेरी ज़ाती राय है कि आपको डिफरेंट सॉल्ट से डिवर्मिंग कर लेनी चाहिए,
क्योंकि कोई ऐसी चीज़ रह जाए तो वो दूसरे सॉल्ट से कवर हो जाती है। उसमें अल्बेंडाजोल है, एक्सपेंडाजोल है और एवरमेक्टिन है। हम यही तीनों मेन सॉल्ट यूज़ करते हैं किचन में। बिल्कुल ठीक। अच्छा दानिश भाई, आप अब हमें अपना शौक दिखाएं, आपने क्या क्या रखा हुआ है?